Hello students, today we are going to start a new chapter, chapter 12, friction. फ्रिक्शन के बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि फ्रिक्शन एक कॉन्टैक्ट फोर्स होता है. कॉन्टैक्ट फोर्स मीन्स ऐसा फोर्स जो तभी एक्ट करेगा जब दो ऑब्जेक्ट्स या दो बॉडीज़ एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आएंगे तभी काम करेगा. तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या फ्रिक्शन जो होता है वो हमेशा क्या करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में रखता है और हमेशा उसके मूवमेंट को रोकेगा, है ना. जैसे कोई भी अगर बॉल हमने रोल करी है, बॉल हमने फेंकी है, तो कुछ टाइम बाद वो बॉल क्या होती है, जाके रुक जाती है. क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसके मूवमेंट को रोकता है. तो इस चैप्टर के अंदर हम इसी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे. We have briefly learned about the force of friction in chapter 11. पिछला जो चैप्टर था 11 उसके अंदर हमने force of friction के बारे में पढ़ा था. We know that force of friction is called into play when two bodies slide relative to one another. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कब काम करता है? जब दो बॉडीज़ एक दूसरे के कांटेक्ट में आए और एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करे, है ना. इसीलिए तो इसको कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं. Furthermore, the force of friction always acts in the direction opposite the direction of applied force. तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया जाएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन, उसके विपरीत दिशा, उल्टी दिशा में ही काम करेगा. जैसे मान लो हम फोर्स लगा रहे हैं इधर की तरफ, किसी ऑब्जेक्ट को हमें इस डायरेक्शन में इधर मूव करना है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर लगेगा? इसके अपोजिट डायरेक्शन में. तो उसका डायरेक्शन क्या होगा? इस तरफ. For example, when we pushed an object placed on a table with a small force, the object does not move at all. It means that the surface of contact of object and table exerts some force in a direction opposite to that of push. देखो, हम जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है टेबल के ऊपर, छोटा ऑब्जेक्ट, तो हम उसको मान लो फोर्स लगा रहे हैं, हल्का सा फोर्स हमने लगाया तो वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं हुआ. इसका मतलब क्या हुआ? हमने फोर्स लगाया, वो कहाँ गया? वो फोर्स इसीलिए एक्ट नहीं किया क्योंकि हमने जो फोर्स लगाया वो थोड़ा सा था और उसके अपोजिट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो लग रहा था वो बहुत ज़्यादा था, इसीलिए जो ऑब्जेक्ट है वो मूव नहीं करेगा. Thus, when a block tends to move on the surface of a table, the force begins to act which opposes the motion of block on the table. This opposing force is called the force of friction or frictional force or simply friction. तो अपन इस ब्लॉक को, जैसे कोई भी चीज़ पड़ी है टेबल के, उसको उसके ऊपर थोड़ा सा फोर्स लगा के उसको मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो मूव नहीं हो रही है. क्यों? क्योंकि एक फोर्स ऑलरेडी लग रहा है जो कि उसको मूव होने से, उसके मोशन होने से उसको रोक रहा है. तो ये जो अपोजिंग फोर्स है जो कि मोशन होने से रोकता है, इसको क्या बोलते हैं हम? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स भी बोल सकते हैं, या फिर सिंपली हम इसको फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं. When a ball rolls on the ground, it slows down and finally comes to rest due to force of friction. जब कोई भी बॉल ज़मीन पर ऐसे रोल होती है ग्राउंड पर, तो शुरुआत में तो वो तेज़ रोल होगी, कुछ देर बाद धीरे हो जाती है और फिर लास्ट में तो वो रुक ही जाती है, रेस्ट पोजीशन में आ जाती है, रुक जाती है. तो ऐसा क्यों होता है कि उसकी स्पीड कम हो गई फिर वो रुक गई? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसके ऊपर एक्ट करता है. Similarly, when we stop our bicycle or switch off the engine of the car, their motion also get retarded due to friction. जब अपन स्पीड कम कर देते हैं गाड़ी की, या इंजन बंद कर देते हैं, या साइकिल को रोक देते हैं, तब भी ये जो फोर्स है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये अपना काम करने लगता है और स्पीड इसीलिए कम हो जाती है. The force of friction always opposes the relative motion between two surfaces in contact. Thus, frictional force is a contact force and only act if the objects are touching each other. तो फ्रिक्शनल फोर्स एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, वो तभी काम करेगा जब दो ऑब्जेक्ट जो है वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में है ना. बाकी ये काम नहीं करता है. बिफोर वी लर्न more about the force of friction, let us briefly know about spring balance, which is commonly used for finding the magnitude of friction. तो फ्रिक्शन के बारे में और डिटेल में पढ़े इससे पहले हम स्प्रिंग बैलेंस के बारे में पढ़ेंगे. स्प्रिंग बैलेंस इस तरह से आपने देखा होगा, ये डायग्राम में बता रखा है. ये जो हुक है, यहाँ पर जिस भी ऑब्जेक्ट को हमें वेट करना है उसको हम हैंग करते हैं और फिर उसकी जो भी रीडिंग होती है उस अकॉर्डिंग उसका वेट देख लेते हैं. तो स्प्रिंग बैलेंस देखो क्या होता है. स्प्रिंग बैलेंस कंसिस्ट ऑफ अ स्पेशल स्प्रिंग.
स्प्रिंग बैलेंस के अंदर एक इस तरह की जो स्पेशल स्प्रिंग होती है, इट इज़ कवर्ड इन द मेटल केस हैविंग अ स्मॉल कट एट इट्स सेंटर अलॉन्ग इट्स लेंथ। तो इसके अंदर क्या है, जो मेटल स्प्रिंग जो होती है इसके अंदर क्या होता है, ये मेटल के डिब्बे के अंदर बंद सी होती है, इसके ऊपर छोटे छोटे कट लगे होते हैं इसके सेंटर में। द अपर एंड ऑफ द स्प्रिंग इज अटैच्ड टू द बॉडी ऑफ द केस, द लोअर एंड ऑफ द स्प्रिंग इज अटैच्ड टू अ स्टील स्ट्रिप एट द एंड विच इज़ फिक्स्ड अ हुक। अब देखो ये जो स्प्रिंग है इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है वो तो क्या है, यहाँ पे ये जो मीटर है इसका जो एंड है यहाँ पर इससे अटैच है, और दूसरा हिस्सा जो है वो इस स्प्रिंग के हुक से फिक्स्ड है। एट द जंक्शन ऑफ स्टील स्ट्रिप एंड स्प्रिंग इज अटैच्ड अ स्मॉल पॉइंटर विच पासिस आउट ऑफ द स्लिट। यहाँ पर जहाँ पर ये दोनों जॉइंट हो रहे हैं स्प्रिंग और ये स्टील स्ट्रिप, यहाँ पर एक पॉइंटर लगा होता है। ये पॉइंटर क्या होता है, ये जो बाहर की तरफ जो ये सिल्ट वाला एरिया है इसकी तरफ निकला हुआ होता है। डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द स्प्रिंग द साइड ऑफ स्मॉल कट इज एनग्रेव्ड अ स्केल इन GF और KGF। अब यहाँ पर क्या किया जाता है कि कितनी स्ट्रेंथ है, स्प्रिंग जो हमने लगाई है उसकी कितनी स्ट्रेंथ है, उस हिसाब से इसके अंदर ये छोटे छोटे जो कट लगा रखे हैं ना नापने के लिए, वो लगाए जाते हैं। वो GF में भी हो सकते हैं और किलोग्राम फोर्स में भी हो सकते हैं। द ऑब्जेक्ट whose weight is to be found out is attached to the hook. Due to gravitational pull, the spring gets stretched. देखो इसमें क्या करते हैं, जिस भी ऑब्जेक्ट को हमें वेट करना है जिसका, उसको इस हुक से हैंग कर देंगे, उसको इस हुक पे अटैच कर देंगे। उसके बाद क्या कर होता है, ग्रेविटेशनल पुल के कारण, ग्रेविटेशनल पुल क्या है, अर्थ जो फोर्स लगाती है उसके ऊपर या जो भी ऑब्जेक्ट है उनके ऊपर, वो फोर्स कहलाता है ग्रेविटेशनल पुल। और इसके कारण ये स्प्रिंग जो है वो क्या होता है, स्ट्रेच हो जाती है, खींच जाती है। द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज रेड फ्रॉम द पोजिशन ऑफ अ पॉइंटर ऑन द स्केल। और ये जो वेट होगा ना, ये जहाँ पे पॉइंटर, ये जो पॉइंटर है ये जिस जगह पर आके रुकेगा वो हमें क्या बताएगा कि हमने जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर हैंग किया था, इस हुक पे अटैच किया था, उसका वेट कितना है वो हमें पता चल जाएगा। In order to use the spring balance for finding the magnitude of the frictional force, it is attached to the given body. It is gently pulled outward till the body just starts sliding. The reading on the spring balance at that moment is the magnitude of the frictional force. तो इस पर अपन क्या करते हैं, उस ऑब्जेक्ट को अटैच करेंगे और अटैच करने के बाद उसको खींचते ऊपर की तरफ उठाते हैं ना, आउटवर्ड की तरफ उठाते हैं, तो ऑब्जेक्ट जो है वो स्लाइड करने लग जाता है। फिर हम इसकी स्प्रिंग बैलेंस पे जो भी रीडिंग आएगी उसको ले लेंगे। तो ये जो स्प्रिंग बैलेंस पे हमारी जो रीडिंग आई है वो बताएगा कि फ्रिक्शनल फोर्स कितना है। कंसिडर द अबाउ एग्जाम्पल इन विच अ ब्लॉक ऑफ वुड प्लेस्ड ऑन अ वुडन टेबल सच दैट द वेट ऑफ द block W acting vertically downward is equal to the reaction of the table R acting vertically upward as shown in figure. अब देखो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, ये वुडन का जो ब्लॉक है वो रखा गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर इस जो ऑब्जेक्ट हमने रखा है ये ब्लॉक, इसका जो वेट लग रहा है वो किधर लगेगा, नीचे की तरफ, है ना। और ये जो वर्टिकली जो वेट लग रहा है इसका वो इक्वल होगा जो टेबल के ऊपर जो ऊपर की तरफ जो रिएक्शन हो रहा है उसकी। Now, if this block is attached to a spring balance and the spring balance is pulled toward the right gently, it is observed that the block initially does not move. However, when the applied force is gradually increased, a stage comes when the block just starts gliding. At this moment, you must think that why does not the block slide with a small force? देखो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इस ब्लॉक से जो स्प्रिंग बैलेंस है उसको अटैच कर देंगे और थोड़ा फोर्स लगाएंगे। जब हम थोड़ा फोर्स लगाएंगे तो ये ब्लॉक मूव नहीं होगा, लेकिन हम धीरे धीरे जैसे ही फोर्स को इंक्रीज़ करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो ब्लॉक है वो मूव करना स्टार्ट कर देगा, स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ब्लॉक जो है वो पहले जब हम कम फोर्स लगा रहे थे तो क्यों नहीं मूव हो रहा था। ये इसलिए नहीं मूव हो रहा था बिकॉज an equal and opposite force is applied on the block by the surface of the table. This force which resists motion is called the force of friction. वो इसीलिए मूव नहीं हो रहा था क्योंकि हम तो फोर्स लगा ही रहे थे और साथ साथ जो ये जो टेबल है, टेबल का जो सरफेस है वो भी फोर्स लगा रहा था, तो दोनों जो फोर्स हैं वो इक्वल थे, इसीलिए ये मूव नहीं हुआ। जब हमने हमारा फोर्स बढ़ा दिया तो जो
फोर्स टेबल लगा रहा था वो कम था और हमारा फोर्स ज़्यादा था, इसीलिए ये ब्लॉक जो है वो मूव होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमें डेफिनेशन गिवन है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की। द फोर्स विच ऑलवेज अपोजेज द मोशन ऑफ वन बॉडी ओवर द अदर बॉडी इन कॉन्टैक्ट विथ इट इज़ कॉल्ड द फ्रिक्शनल फोर्स। ये इसको अंडरलाइन करना है आपको, ये फ्रिक्शनल फोर्स की डेफिनेशन है। फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, हमेशा मोशन को रोकता है, हमेशा अपोज करेगा। रेजिस्टेंस टू मोशन कॉज्ड बाय वन सरफेस रबिंग अगेंस्ट अनदर इज कॉल्ड फ्रिक्शन। तो ये जो रेजिस्टेंस, जो रुकाव पैदा होता है, रुकावट पैदा होती है मोशन में एक सरफेस के दूसरे सरफेस के ऊपर रगड़ खाने से, वो कहलाता है फ्रिक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ इज़ फ्रिक्शन कॉज्ड। ये जो हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं वो कॉज कैसे होता है, उत्पन्न कैसे होता है। फ्रिक्शन इज बेसिकली ड्यू टू रफनेस ऑफ टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। फ्रिक्शन किसके कारण होता है, जो दो सरफेस है, दो ऑब्जेक्ट का जो सरफेस है उस पर जो रफनेस होती है, उस पर जो खुरदुरापन होता है, रफनेस होती है, उसके कारण फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है। अ सरफेस विच लुक्स स्मूथ to our naked eyes when seen through a powerful microscope appears to be full of numerous tiny hills and valleys. The average size and number of these hills and valleys increases with the increase in roughness of the surface. अब जैसे मान लो हम इस बुक का ये जो सरफेस है ये देखें तो हमें दिखने में तो ये कैसा लग रहा है कि स्मूथ है बिल्कुल, है ना, लेकिन जब अगर इसको अपन माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो अपने को लगेगा कि इसके ऊपर ये हमें ऐसे बिना माइक्रोस्कोप के तो स्मूथ लग रहा था, लेकिन जब इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो क्या होगा, इसके ऊपर छोटे छोटे हिल्स और वैलीज, हिल्स मतलब ऐसे उतार चढ़ाव और वैलीज मतलब ऐसे उतार, इस तरह से होंगे, मतलब इस वो जो सरफेस है वो इस तरह से खुरदुरा सा होगा। ये जो एवरेज साइज़ होती है या फिर नंबर ऑफ़ हिल्स जो हैं, नंबर हिल्स और वैली, ये बढ़ते जाते हैं। जितना सरफेस रफ होगा उतना ही इनका जो साइज़ और नंबर है वो बढ़ता जाता है। When one body is placed on the other, the hills and valleys of two surfaces in contact get interlocked. जब एक सरफेस, एक ऑब्जेक्ट की जो बॉडी है, एक ऑब्जेक्ट जो है उसको अगर अपन दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर जब स्लाइड करवाते हैं या उसके ऊपर रखते हैं तो इन दोनों के जो हिल्स और वैलीज़ है वो एक दूसरे के से इंटरलॉक हो जाते हैं। देखो जैसे यहाँ पे डायग्राम बता रखा है, ये है ए वाला सरफेस, ऊपर वाला सॉरी नीचे वाला ए वाला सरफेस और ऊपर वाला बी वाला सरफेस है। अब इसके ऊपर भी ये हिल्स है, ये हिल्स हैं, ये वैलीज़ हैं, है ना, चढ़ाई जो है वो हिल्स और नीचे वाली ढलान जो है वो वैलीज़। तो इसकी ए और बी की जो ये हिल्स और वैलीज़ है ये एक दूसरे के ऊपर क्या हो रही है, इंटरलॉक हो रही है ना। ये देखो यहाँ पे ये इंटरलॉक हो गई, तो ये इंटरलॉक हो जाती है ए और बी दोनों सरफेस की हिल्स और वैलीज़। This means that some hills and valleys lift inside the valley and hills of the other surface. इसका मतलब क्या हुआ, कुछ हिल्स और वैली जो है वो दूसरे की हिल्स और वैलीज में फिट हो जाती है। When sufficient force is applied, the interlocks are broken and so body begins to move. जब अपन मान नॉर्मली तो ये क्या हो गई, ऐसे इंटरलॉक हो गई, लेकिन मान लो अगर हम ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, ये जो इसके इंटरलॉक है वो टूट जाएंगे और जो ऑब्जेक्ट है, जो बॉडी है वो मूव करना स्टार्ट करेगी। ड्यूरिंग मोशन सम कंपैरेटिवली वीकर इंटरलॉक्स आर फॉर्म्ड कंटिन्यूसली। जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मतलब इसके ऊपर मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है तो भी इंटरलॉक तो हो ही रहे हैं, लेकिन वो इंटरलॉक जो हो रहे हैं वो क्या होते हैं, कमज़ोर होते हैं, वीक होते हैं और उनको ईजिली तोड़ दिया जाता है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी द फ्रिक्शन इज ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शन ऑफ टू सरफेसेस एट द पॉइंट ऑफ एक्चुअल कॉन्टैक्ट। When a body is placed on the surface of another body, then due to friction in their surfaces, the area of actual contact is very small as compared to the area of their surfaces. देखो ये जो मॉडर्न थ्योरी जो आई है फ्रिक्शन की, उसके अकॉर्डिंग फ्रिक्शन क्या होता है, दो सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो कांटेक्ट होता है इसी के कारण फ्रिक्शन होता है। जैसे मान लो दो ऑब्जेक्ट है अपने, है ना, ए और बी दो ऑब्जेक्ट है, इनका सरफेस जो है फ्रिक्शन उन्हीं के कारण होगा जहाँ पर ये एक दूसरे से टच हो रहा है। जहाँ पर ये एक दूसरे के ऊपर टच नहीं हो रहा है वहाँ पर फ्रिक्शन काम नहीं करेगा। जितना एरिया कांटेक्ट में है एक्चुअल कांटेक्ट में वो क्या होता है, कम होता है उनके टोटल एरिया के कंपैरेटिवली। एट द पॉइंट ऑफ actual contact the molecules are very close to each other and strongly attract each other resulting in interlocking of both surfaces. जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं तो उनके जो
हिल्स और वैलीज़ होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर इंटरलॉक हो जाते हैं, लेकिन जब हम उनके ऊपर थोड़ा फोर्स लगाते हैं तो उनके मॉलिक्यूल्स भी एक दूसरे के ऊपर कांटेक्ट में होते हैं, एक दूसरे को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं, जिसके कारण उसकी इंटरलॉकिंग हो जाती है और ऑब्जेक्ट जो है वो मूव नहीं करता है. When we attempt to move one body over the other, the bonds of attraction oppose the motion and this opposing force is called the force on friction. On friction नहीं होगा, force of friction होगा, है ना. जब हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरे के ऊपर मूव करने की कोशिश करते हैं तो उसके बीच में ये जो बॉन्ड है वो इसके मोशन को होने से रोकती है, और ये जो अपोजिंग फोर्स है ये कहलाता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. दैट इज़ वाई the force of friction is measured by external force required to break the bonds of attraction between two surfaces in actual contact. इसीलिए जो force of friction है उसको मेजर करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स को मेजर किया जाता है, जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है. ये जो बॉन्ड्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ने के लिए जितना फोर्स हमें चाहिए वो कहलाता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. The force of friction between the surfaces depend on the way the bodies move over each other. ये जो force of friction है ये डिपेंड करता है कि जो दो बॉडीज़ है, दो ऑब्जेक्ट है, वो एक दूसरे के ऊपर जब मूव कर रहे हैं तो वो कितना फोर्स लगा रहे हैं, उन सरफेस के बीच में कितना फोर्स लग रहा है वो कहलाता है उसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. देखो फिर हमें एक एक्टिविटी गिवन है टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड डायनामिक फ्रिक्शन. ये तीन अलग अलग टाइप के फ्रिक्शन बता रखे हैं, उसके बारे में बताने के लिए एक एक्टिविटी दे रखी है. इसके लिए हमें ज़रूरत है एक वुडन ब्लॉक की जिसके ऊपर ऐसा एक हुक होना चाहिए और एक स्प्रिंग बैलेंस. यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो वुडन ब्लॉक है इसको स्मूथ टेबल टॉप के ऊपर रख लेंगे और उसका जो हुक है वो स्प्रिंग बैलेंस से हम अटैच कर देंगे. अब इस वुडन ब्लॉक को हम राइट साइड की तरफ मूव करने की कोशिश करेंगे. हम क्या नोटिस करेंगे कि जब हम जेंटल पुल करते हैं, मतलब हल्का सा जब फोर्स लगा रहे हैं, तो वुडन ब्लॉक जो है वो मूव नहीं होता है. हाउएवर द स्प्रिंग बैलेंस रिकॉर्ड्स द फोर्स अप्लाइड ऑन द वुडन ब्लॉक. लेकिन स्प्रिंग बैलेंस के अंदर तो इसकी स्प्रिंग मूव होती है और कुछ ना कुछ रीडिंग हमें बताई जाती है. दिस फोर्स रजिस्टर्ड बाय द स्प्रिंग बैलेंस इज इक्वल एंड अपोजिट टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑफर्ड बाय द सरफेस ऑफ वुडन ब्लॉक इन कॉन्टैक्ट विद टेबल टॉप. तो ये जो अभी हमने फोर्स लगाया था जिससे ये वुडन ब्लॉक मूव नहीं हुआ, लेकिन स्प्रिंग बैलेंस के अंदर वो फोर्स दिखा रहा है, तो ये जो स्प्रिंग बैलेंस में फोर्स बता रहा है ये इक्वल है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की, है ना. जो स्प्रिंग बैलेंस के अंदर जो रीडिंग दिखाएगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की, वो हमने जो फोर्स लगाया वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस कंडीशन में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. इसीलिए जो फोर्स हमने लगाया उससे ये वुडन ब्लॉक मूव नहीं होता है. Now gradually increase the force on the spring balance. अब हम क्या करेंगे, फोर्स जो है वो थोड़ा ज़्यादा लगाएंगे. You will notice that wooden block does not move, but the spring balance records little higher magnitude of applied force. हमने थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगाया तो स्प्रिंग बैलेंस के अंदर तो थोड़ा ज़्यादा फोर्स दिखा रहा है, लेकिन फिर भी ब्लॉक जो है वो मूव नहीं होगा. फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन इट कैन बी कॉन्क्लूडेड दैट, इस ऑब्जर्वेशन से हमें क्या पता चलता है, व्हेन द वुडन ब्लॉक डज नॉट मूव दैट इज रिमेन्स स्टिल. जब वुडन ब्लॉक मूव नहीं होता है then applied force is equal and opposite to the force of friction offered by the surface of wooden block in contact with the table top. जब वो जो वुडन ब्लॉक मूव नहीं हो रहा है तब हमने जो फोर्स लगाया वो किसके बराबर था, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बराबर था, और आंसर डायरेक्शन जो है वो उसका अपोजिट होता है. इसीलिए जो वुडन ब्लॉक है वो मूव नहीं होता है. इन अ वे द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज स्टैटिक. स्टैटिक मतलब क्या होता है, स्टेशनरी, एक जगह पर ठहरा हुआ सिचुएशन होती है, और ये सेल्फ एडजस्टिंग होता है. Hence, when a body at rest, the force of friction is always called the static friction and is always equal and opposite to the applied force. Such a force of friction is called static friction and only as much is called into play as is necessary to prevent the motion of the wooden block. अब देखो नए टाइप का एक फोर्स हमने देखा है, वो क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन. ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, देखो अभी हमने जो एक्टिविटी देखी थी उसके अंदर क्या हो रहा था, हम फोर्स लगा रहे हैं फिर भी जो ऑब्जेक्ट है वो स्टेशनरी अपनी जगह पर फिक्स है, स्टैटिक है. तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा इक्वल और अपोजिट होता है हमारे अप्लाइड फोर्स के. इक्वल और अपोजिट है तो क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, इसीलिए हमें उसका कोई इफेक्ट नहीं दिखता है.
Now go on increasing the pull on this wooden block till it just starts sliding. At this moment, the spring balance will register maximum applied force, which is equal and opposite to the force of friction. This maximum force required to make body just slide over another body is the limit of static friction. It is called limiting friction. देखो, अभी तक तो क्या हो रहा था कि वो जो ऑब्जेक्ट था वो मूव नहीं हो रहा था. अब अपन क्या करेंगे, उसको थोड़ा ज़्यादा फोर्स से पुल करेंगे. फिर वो ज़्यादा फोर्स से पुल करेंगे तो क्या होगा, उस टेबल टॉप के ऊपर रगड़ खाने, स्लाइड होने लगेगा, उसके ऊपर खिसकने लगेगा. तो इस मोमेंट पर जो स्प्रिंग बैलेंस है उसके अंदर ज़्यादा फोर्स दिखेगा. और ये जो ज़्यादा फोर्स है ये इक्वल है या इक्वल और अपोजिट है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के. तो ये जो मैक्सिमम फोर्स जो आपको रिक्वायर्ड होता है एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर स्लाइड करवाने के लिए, उसके ऊपर ऐसे वो रेंगने लग जाए, इस तरह से स्लाइड करने लग जाए, ऐसा करवाने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड होता है वो कहलाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन. It is further noticed that if we apply the pull on the wooden block in such a way that it gently slides over tabletop, then the spring balance record lesser force than the limiting friction. This lesser force registered by the spring balance, which keeps the wooden block just sliding on the tabletop, is called the dynamic friction or sliding friction. अभी तीसरे तरह का फ्रिक्शन है. इसके अंदर क्या है कि अपन क्या होता है, अपन नोट अगर मान लो हम वुडन ब्लॉक को मूव करने के लिए इस तरह से फोर्स लगाएं कि वो वुडन ब्लॉक जो है वो टेबल टॉप के ऊपर स्लाइड करने लग जाए, तो जो स्प्रिंग बैलेंस है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम शो करेगा, कम फोर्स शो करेगा. ये जो कम फोर्स रिक्वायर्ड होता है स्प्रिंग बैलेंस को उसकी कंडीशन में रखने के लिए, ताकि वुडन ब्लॉक जब स्लाइड हो रहा है तो वो एक मेंटेन रहेगा कि मिनिमम इतना ही फ्रिक्शन है, तो वो कहलाता है डायनेमिक फ्रिक्शन या स्लाइडिंग फ्रिक्शन. देखो नेक्स्ट हमें टाइप ऑफ फ्रिक्शन दिया है. अभी जो हमने 3 तरह के फ्रिक्शन पढ़े हैं उसी की डेफिनेशन हमें गिवन है. सबसे पहला है स्टैटिक फ्रिक्शन. इनकी तीनों की देखो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, आपको ये तीनों ही डेफिनेशंस अंडरलाइन करनी है. ठीक है, तीनों ही डेफिनेशन अंडरलाइन करनी है, इंपॉर्टेंट है. सबसे पहली क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन. द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कॉल्ड इन टू प्ले विच डज नॉट अलाउ टू बॉडीज टू स्लाइड अपॉन वन अनदर इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन. इट इज़ अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स दैट इज ओनली as much is called into play as is necessary to prevent the motion. ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है ये तब काम करता है जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में है लेकिन वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड नहीं कर रहे हैं. ये कहलाता है स्टैटिक फ्रिक्शन. स्टैटिक फ्रिक्शन स्टैटिक कंडीशन मतलब स्टेशनरी एक जगह पे जब ऑब्जेक्ट ठहरा हुआ है उस कंडीशन में काम करता है. ये सेल्फ एडजस्टिंग होता है. इसका काम क्या है, जब हम ऑब्जेक्ट को मूव करने की कोशिश कर रहे हैं तब उसको मूव होने से रोकना, यह है स्टैटिक फ्रिक्शन का काम. सेकंड है लिमिटिंग फ्रिक्शन. द मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कॉल्ड इन टू प्ले व्हेन बॉडी जस्ट स्लाइड अपॉन अनदर बॉडी इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन. ये वो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये तब काम करता है जब बॉडी जो है एक बॉडी के ऊपर दूसरी बॉडी जस्ट स्लाइड होना स्टार्ट हुई है, तब जो फ्रिक्शन होता है वो कहलाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन. डायनामिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन. The force of friction acting between the two bodies when they are sliding upon one another with a uniform speed is called dynamic friction or sliding friction. ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है डायनामिक या स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये कब काम करता है, जब दो बॉडीज़ एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रही है एक ही स्पीड से, मतलब उनकी स्पीड नहीं बढ़ रही है, यूनिफॉर्म स्पीड से जब वो एक के ऊपर स्लाइड कर रही है दूसरी, तो वो कहलाएगा डायनेमिक फ्रिक्शन या स्लाइडिंग फ्रिक्शन. तो बेसिकली 3 टाइप के फ्रिक्शन होते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन.